जोहार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नवभारत और युवा, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज चर्चा जिनके साथ हमारी होनी है वो ब्रिगेडियर हैं, सेना में लंबे समय तक रहे हैं, कई किताबों के आप ऑथर हैं और मोटिवेटर हैं। आप श्रीमान ब्रिगेडियर सुशील भसीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भारतीय सेना के अधिकारी रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, जब हम चर्चा करना शुरू करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि नया भारत, ये नया भारत क्या है? युवाओं का भारत जो कहा जा रहा है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन रांची का खास धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा अवसर मिला आपसे ये बातचीत करने का। हाँ, मेरा युवा से बहुत गहरा ताल्लुकात है, बहुत बड़ा रिलेशनशिप है जो 2002 से शुरू हुआ। और उसमें जो मैं खास बताना चाहता हूँ कि आज जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, संपत्ति है। बिल्कुल। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो मेजॉरिटी जो हमारी है अगले कुछ सालों में, मेरे को आंकड़े तो नहीं याद हैं लेकिन ये मेरे को मालूम है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज युवा की हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कि डिसीजन मेकिंग में आएंगे, जिनके वजह से भारत चलेगा। और ये जो भारत का संचालन करने वाले लोग हैं वो आज युवा हैं। तो इसलिए हम जब नव भारत की बात करते हैं, हम उस भारत की बात करते हैं जो एक सोने की चिड़िया जो हमने कभी इमेजिन की थी। तो उस भारतवर्ष को जो एक दुनिया की ताकत है, जो दुनिया में जाना जाता है कुछ खास कारणों से, जो हमारी सहनशीलता है, जो हमारे सॉफ्ट डिप्लोमेसी पॉलिसी जो रही है हमारी पूरी दुनिया में, वो और दूसरा जो हमारा जो व्यवहार है लोगों का, जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे संस्कार हैं, वो दुनिया से काफ़ी अलग हैं। और पूरी दुनिया में अपने आप को एक ताकत दिखाने के लिए हमें यही देखना है कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस दिशा में जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो युवा वो कैसे चेंज हो रहा है, किस प्रकार से अपनी चीज़ों को वो समझ रहा है और किस प्रकार से अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खास महत्व रखती हैं, और उनमें से मेरे हिसाब से जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, और सोशल मीडिया। जी, इन्होंने बहुत एक चेंज ला दी है युवा में, उनके सोचने के तरीके से, उनका अटेंशन स्पैन। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दबाजी में है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वो 2 मिनट मैगी नूडल वाला फॉर्मूला है कि उनको, मैं देखता हूँ कि कॉलेज से एक बच्चा निकलता है और वो समझता है कि मैं कल ही एमडी बन जाऊँ। वो नहीं समझता है कि एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, अनुभव होता है। इन चीज़ों को थोड़ा वो जल्दबाजी में है, नंबर 1। नंबर 2 कि हम नेचर से थोड़े दूर होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ इतना आ गए हैं कि बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है। मैं एक कैंप चलाता था जिसमें हम बच्चों को सब्ज़ी उगाने का, हम उनसे गार्डनिंग कराते थे। तो मेरे को बहुत बार ये सुनने को मिलता था कि बच्चों ने शायद मिट्टी पहली बार हाथ में ली। बड़े बड़े शहरों में कोई खेलने की ऐसी जगह नहीं है, सब कंक्रीट हो गया है, नेचुरल जगह ही नहीं बची हैं। तो
वो आईपैड के ऊपर जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन अगर हमने उनको बोला कि हम उनको एक जंगल कुकिंग कराते थे, हमने उनको बोला हम एक बैग में आपको कुछ सामान देंगे और जो भी है उसमें कुछ खाने का चीज़ बनाइए, तो हमने उनको थोड़ा चावल, चीनी और दूध दे दिया। तो बोला क्या बनाओगे? बोला खीर बनाएंगे। तो अब जंगल कुकिंग है तो मतलब कि हमने खाली उनको एक डेगची दे दी, एक माचिस की खाली 4 तीलियां और माचिस दे दी और बोला अभी आपको बनाना है। उन्होंने बोला कड़छी चाहिए, हम कहना नहीं मिलेगी। तो उनको कोई पेड़ की टहनी काट के उसको साफ करके उसको इस्तेमाल करना था। उनसे आग जलानी मुश्किल हो गई। हमने कहा तुम आईपैड पे जो मर्जी कर ले हो तो, लेकिन तुम आग नहीं जला सकते हो। मतलब कि हम नेचर से बहुत हट गए हैं। सो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज ला दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने इतना आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दी हैं कि जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा आई एम फॉरगेटिंग द हिंदी वर्ड, पर्यावरण, पर्यावरण, वो बहुत चोट खा रहा है इस वजह से कि हम ध्यान नहीं रख रहे उसका। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जब ये सब सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति, संस्कृति, समाज, संस्था, देश, उसका भविष्य, उसका इतिहास, तो और युवा, हम अपने युवाओं को इस दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं? टेक्नोलॉजी में तो हमारे बहुत ठीक ठाक है। यही मेरा एक उद्देश्य है। जी चैलेंज तो है ना? हाँ बिल्कुल चैलेंज है जी। तो एक तो ये है कि हमें बदलना पड़ेगा। मेरे उम्र के बहुत लोग जो मैं देखता हूँ, चाहे पेरेंट्स की तरफ से उनको देखा जाए जी, टीचर्स की तरफ से देखा जाए, या जैसे कंपनीज में एमडीज वगैरह हैं, जो भी सीनियर लोग हैं, वो इसी धुन में रहते हैं कि हम तो ये करते थे, ये नहीं करते हैं। हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा। मैंने जनरेशन गैप के ऊपर बात की हुई है कि अगर दो चीज़ों में हम जनरेशन गैप कहते हैं, तो गैप क्या है कि दो चीज़ों में फासला है जी। तो ये दो चीज़ों में फासला करने के 3 ही तरीके हैं। आइदर मेरा राइट हैंड मूव करेगा जी, या लेफ्ट हैंड मूव करेगा, बिल्कुल, या दोनों करेंगे। अभी मैं अपने दोस्तों को ये बोलता हूँ जो मेरी उम्र के लोग हैं कि आप तो समझ लीजिए कि ये जो युवा है ना, ये नहीं हिलने वाले हैं। तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है, क्योंकि जो एक ऑप्शन इनके हिलने का था वो नहीं है, दोनों के हिलने का तो वो नहीं है। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप हिलिए। अगर आपको जनरेशन गैप कम करना है तो आपको अपने बच्चों से देखना पड़ेगा कि इनकी क्या तमन्ना है। अभी मैं बहुत युवा से मेलजोल रखता हूँ जी, और मेरे को ये मिला है। ब्रिगेडियर साहब, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो कैसे आप इसको करते हैं? कैसे चेंज लाने की कोशिश करते हैं? कैसे मोटिवेट करते हैं? तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, पर मैं जो आपको ये कह रहा था कि जो मैं बात कर रहा था गैप की, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको, बड़ों को, बच्चों की तरफ जाना पड़ेगा कि इनको क्या चाहिए। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर्स समझते ही नहीं है मेरे को, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। तो ये जो गैप है, जो सोच विचार है, हमको देखना है कि उनकी क्या चाहत है, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या लक्ष्य हैं। अगर हमें उसका थोड़ा अंदाज़ा होता है तो हमको देखना है कि हम उनको उनकी चाहत के तरीके से, जो मैं करता हूँ कि कहानियाँ, उनको ऐसी कहानियाँ सुनाएं जो वो आज की डेट में सुनना चाहें, लेकिन उसके अंदर कंटेंट, उसके अंदर जो विचारधारा है वो उस डायरेक्शन में जाए जिसमें हम लेके उनको जाना चाहते हैं। तो जब मैंने फौज छोड़ के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो कोई 10 साल के बाद मेरे को लगा कि बहुत अनुभव हुआ मेरे को, क्योंकि हम कैंप में बात करते थे। हम बच्चों से ये नहीं कि कहीं कॉफ़ी शॉप में मिल रहे हैं क्या,
हम तो 2-2 3 दिन का कैंप था जिसमें कि हमारा उनके साथ मेलजोल इतना होता था। और कैंप में जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो आगे का एक मास्क पहनते हैं ना लोग की, टू लुक गुड, कि हम अच्छा दिखना चाहते हैं लोगों को, जी, जी, बिल्कुल। वो मास्क हट जाता है वहाँ पे, क्योंकि आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप रैपलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी असलियत सामने आ जाती है। और वहाँ पे ये भी उनको नहीं लगता है कि अपने माँ बाप के सामने वो सोचते हैं कि ये कहा तो उनको क्या बुरा लगेगा। हमें वो न्यूट्रल समझते हैं, वो उनको कोई इसमें डर नहीं लगता है कि हम कुछ गलत बोल देंगे तो क्या होगा। तो इसलिए मैंने जितने अनुभव हुए उनको एक कहानियों के रूप में एक किताब में लिख दिया, डिज़ाइन योर लाइफ। और वो मेरे तरफ से मेरा जो लक्ष्य था, एक 10वीं क्लास का जो बच्चा है जो पहली बार एक प्रोफेशनल डिसीजन लेता है कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम में जाना है, साइंस जाना है कि ह्यूमैनिटीज़ में जाना है कि आर्ट्स में जाना है, वहाँ से उसका प्रोफेशनल थिंकिंग शुरू हो जाता है। तो उसके बाद वो जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय करता है, उसी के बल पे उसका एक लाइफ का पाथ बन जाता है। तो मैंने इस किताब में कहानियों के द्वारा बच्चों को ये बताया कि आप कैसे अपना जीवन अपने टर्म्स पे जी सकते हैं। आप दुनिया में आए हैं अपने पर्पस के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, दूसरों के लिए नहीं। कभी लोगों को बुरा भी लगता होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और इसी में एक सेकंड मेरे को हाँ ये जी, कर जी। कि मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ये आपके लिए नहीं आए हैं बच्चे, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। नहीं, आप कौन होते हैं डॉक्टर बनाने वाले? उसको डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि फोकस बच्चों के ऊपर होना चाहिए, और बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप अपने पर्पस की बात कीजिए, और पेरेंट्स और टीचर्स को बोलता हूँ कि आप उनके पर्पस को सपोर्ट करो। बच्चों का टीचर्स का और पेरेंट्स का काम है बच्चों को उसमें मदद करना, उसमें सहयोग देना, उसमें स्ट्रेंथ देना, ताकि उनको अपना पर्पस मिल सके। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। जैसे आप ब्रिगेडियर, सेना में एक अधिकारी, और सेना में तो ऑर्डर चलता है, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। लेकिन जस्ट आपने शैक्षणिक क्षेत्र में शुरू किया, तो शैक्षणिक क्षेत्र में तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कार है खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ऐसा दोनों लाइफ को आपने कैसे ठीक किया, कैसे व्यवस्थित किया? मेरे को एक पहले जो आपने बोला वो समझ नहीं आया। जब आप सेना में थे, हाँ, तो सेना में तो रूल है, अनुशासन है, फिर जो शैक्षणिक क्षेत्र में है वो दोनों कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्रों में। हाँ हाँ हाँ, तो वो दोनों तो काफी दूर है। दोनों को कैसे संतुलित हाँ, किया मैं आपको आपने? एक बात बताऊं कि ये भी एक गलत फहमी है कि आर्मी में जो ऑर्डर दो वो हो जाता है। होता था, पहले होता था, लेकिन आज आर्मी का भी एक जवान जानना चाहता है कि मैं ये क्यों करूं। और जो मिलिट्री लीडर्स, जो असली मिलिट्री लीडर्स हैं, वो भली भांति जानते हैं कि हमें परसुएशन से काम करना है, हमने उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनको प्रभावित करना है। और अगर हम उनको ये बताते हैं कि हमें ऐसे अटैक करना है क्योंकि ये होना चाहिए, एंड रिजल्ट क्या है, हम अंतिम में उस चाहते क्या है, परिणाम क्या चाहिए, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन में उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि उनको एक क्यों का जवाब मिलना चाहिए कि मैं ये क्यों करूं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट विद वाई। साइमन सिनेक ने किताब भी लिखी है और टेड टॉक भी किया है। स्टार्ट विद वाई। आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ये ज़िंदगी में क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्यों करने की ज़रूरत है। और मैं जब किसी को समझाऊंगा तो उसको भी बोलूँगा कि तुम्हें क्यों करना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। कि एक बच्चों का कैंप था और बच्चे आए, हम बैठे सब, हमने कहा कि ओके आप बताइए कि आप में से कितने खुश हैं। तो सबने हाथ खड़ा किया, खुश है। आप में से कितने जो और खुश होना चाहते हैं और हो सकते हैं? तो फिर सबने हाथ खड़ा किया। मैं कहा वो क्या होना चाहिए जिससे आप और खुश हो जाए? बोला एक तो हमारी ये मम्मी हमको तंग करना बंद कर दे। मैं क्या तंग कर रही है?
अभी खेलना नहीं है, अभी ये नहीं करना है, ये करो, ये ना करो, सारा दिन ये बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या वो आपके पड़ोसी बच्चों को भी बोलती हैं ऐसे? बोला नहीं। क्यों, आपको क्यों बोलती हैं? क्योंकि आपसे प्यार करती हैं, आपसे वो चाहती हैं कि आप अच्छे बच्चे बनो, तो इसलिए आपको बोलते हैं। बोलते वो तो ठीक है लेकिन ज़्यादा ही करते हैं कुछ। अच्छा ना, ये बात करते तो मैंने उनको बोला कि ये जो हमारा 5 दिन का कैंप है, अगर हम इसमें बोलते हैं कि हम आपको नहीं बोलेंगे, हम आपको नहीं बोलेंगे क्या करना है, कोई रूल ही नहीं होंगे, तो कैसा रहेगा? तो बच्चे तो कूदने लगे, तो मज़ा आ जाएगा। 5 दिन कोई हमारे लिए रूल ही नहीं है, कोई हमारी बंदिश ही नहीं है, तो बच्चे तो कूदेंगे ही। तो फिर हमने उनको बोला कि अभी हम 5 दिन में एक रूटीन होगी कि सुबह कितने बजे जागेंगे, क्या करेंगे। तो हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, आप 15-20 दिन 20 मिनट अपना बातचीत करके यहाँ लिख दीजिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ 5 दिन में क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो उन्होंने लिख दी। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ये एक्टिविटी करनी है, तो अभी कोई रूल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो एक बच्चे को मैंने पूछा आप कितने बजे उठेंगे? बोला मैं तो 9 बजे उठूँगा। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपके लिए रूल नहीं है तो किसी के लिए रूल नहीं है ना, बिकॉज फिर तो हम एक ऐसे कैंप में जिएंगे जो रूल ही नहीं है। तो बोला मैं तो 8 बजे उठूँगा। मैं कहा 8 बजे उठ के क्या करेंगे? बोला मैं पहले अपने दांत साफ़ करूँगा। तो मैंने अपने को फैसिलिटेटर को पूछा, नीलू, मैंने कहा नीलू ज़रा पता करना वो कुक कितने बजे आएगा। बोला सर रूल नहीं है तो भी सॉरी पानी जो पंप खोलता है सुबह कितने बजे आएगा? बोला वो रूल नहीं है तो भी आएगा 11-12 बजे, अपने मर्ज़ी से आएगा। तो मैंने कहा फिर आप तो ब्रश नहीं कर सकोगे उस टाइम, आप क्या करोगे? बोला मैं तो जाते ही पहले ब्रेकफास्ट करूँगा। मैं कहा कुक को भी पूछना पड़ेगा वो कितने बजे आएगा। जी जी बिल्कुल। जब ऐसे 2-4 बच्चों ने बोला तो एक छोटी सी लड़की खड़ी होकर बोलती है सर एक बात बोलूं? मैं कहा बोलो। सर रूल तो होना पड़ेगा। हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ एन एक्सटर्नल प्रेशर कि मैं आपको बोलूं कि तुम ये करो, मैंने उनसे कहलवाया कि मैं ये करूंगा। बिल्कुल। मैं इंग्लिश में ये कहता हूं कि टू क्रिएट एन इंटरनल डिजायर इंस्टेड ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। अच्छा, अब जब ये बोल दिया तो बोला ठीक है। तो मैंने कहा अपनी एक्टिविटीज़ लिखो ना। हमने लिखा कि हम 8 बजे उठेंगे, फिर हम ये करेंगे। मैं कहा ठीक है, अच्छा है, हम ऐसे ही करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन जब पहले कैंप हुए थे ना, तो हम उसमें एक मॉर्निंग सेशन करते थे, वो बहुत मज़ा आता था, उसमें बहुत बच्चे खुश होते थे। बोले सर हम भी करना चाहते हैं। मैं कहा बट आप तो 8 बजे उठ रहे हैं, वो तो 6 बजे उठते थे। बोला नहीं हम भी उठेंगे 6 बजे। उनसे कहलवाया ना, मैंने नहीं बोला कि आप 6 बजे उठ जाओ। तो फिर जो उन्होंने कहा हमने वही किया। तो उन्होंने देखा कि जो हम कह रहे हैं प्रैक्टिकली हमने उनसे वही करवाया। अब उसी तरीके से मैंने एक फ्लिप चार्ट लिया और मैंने कहा कि होमवर्क करना और खेलना, इसकी तुलना करते हैं। अच्छा, होमवर्क करोगे तो क्या फ़ायदा है? तो जो उन्होंने बोला मैं फ्लिप चार्ट पे लिखा। खेलने का क्या फ़ायदा है? वो होमवर्क के तो 10 पॉइंट आ गए, लेकिन खेलने के 2-3 ही पॉइंट आए। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा प्रश्न, जैसे युवा हमारे देश के हैं और आप युवाओं के बीच जाते हैं, अक्सर हाँ कैसे प्रश्न आते हैं उनके तरफ से? बस प्रश्न यही आते हैं कि ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें क्यों बंदिश है। जैसे अब लड़कियां बोलेंगी कि क्यों हमें रात को 6 बजे से 7 बजे से पहले आना है, क्यों लड़कों को नहीं आना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इक्वालिटी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, उनको फ्रीडम चाहिए, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं। उनको बेसिकली उनको रोक टोक कम चाहिए। और ऐसे प्रश्न वो बराबर पूछते हैं। और अपने कैरियर के प्रति भी तो कंसस होंगे बच्चे। तो जैसे कैरियर, युवा कैरियर के प्रति क्या प्रश्न? कैरियर के देखो ऐसा है कि जब मैं तो बोला मेरी ज़िंदगी में तो हमने डिसाइड किया आर्मी में ज्वाइन करना है, तो दूसरा करियर सोचा भी नहीं। पर जब मैं आर्मी स्कूल का चेयरमैन था तो मेरे को याद है कि हमने एक टीम मंगाई थी दिल्ली से करियर काउंसलिंग की जी। तो उस समय उन्होंने तकरीबन 50-60 करियर की ऑप्शंस दी थी और बोला था इनमें से कुछ चुनो। लेकिन आज की डेट में अगर आप एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप उसमें जाके देखेंगे तो तकरीबन 30,000 करियर ऑप्शंस हैं आज 12वीं क्लास के बाद बच्चे की। 30,000? हाँ।
अब ये जो करियर ऑप्शंस बन गई हैं, एक मेडिकल प्रोफेशन में ही 3,000 हैं। मतलब मेरे को नहीं पता था काफ़ी देर तक कि ऑडियोलॉजिस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो चाहे वो फिजियोथेरेपी है और मतलब कि आप एक ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं जो 10-15 लोग हैं। अभी मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है तो मैंने देखा कम से कम 15 टाइप के लोग उस आई हॉस्पिटल में थे। कोई आई इंस्ट्रूमेंट वाला है, कोई कुछ है, तो अलग अलग मतलब कि मेडिकल प्रोफेशन में 3,000 आपने एक करियर। बहुत अच्छी बात कही, आइडियोलॉजिस्ट, ये ऑडियोलॉजिस्ट जो अच्छा। स्पीच के बारे में। अच्छा अच्छा। सी मैंने एक कंपनी की ये मोटिवेशनल स्पीचेस की थी ऑन, वो हेयरिंग एड्स की कंपनी है जी। बड़ी अच्छी कंपनी है। तो उनसे मेरे को ये बहुत कुछ सीखने को मिला कि दुनिया में कितने लोग हैं जो ठीक तरह से सुनते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि हेयरिंग एड अवेलेबल है। और गवर्नमेंट ने, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना सब्सिडाइज किया हुआ है कि अगर एक बच्चा जो पैदा होता है और उसकी हेयरिंग ठीक नहीं है तो वो उसकी फ्री में कान के अंदर एक हेयरिंग एड इम्प्लांट कर देते हैं, अच्छा जिससे वो डेफ नहीं ब्रिगेडियर रहता। साहब, जो हमारा प्रश्न अभी तक यथावत है कि एक तो बच्चे जो अपने कैरियर के प्रति कितने कॉन्शस हैं, और क्या बच्चे नए भारत का, नए समाज के निर्माण के प्रति कितने ज़्यादा गंभीर हैं। अच्छा, तो एक तो आज के करियर को ही नहीं लोग समझते हैं। पहली बात तो ये है कि करियर क्या है या जॉब क्या है। जॉब इज़ नॉट करियर। जॉब इज़ ओनली कि मेरे को सैलरी कमानी है। करियर इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान कि हमको अपनी ज़िंदगी में आखिर में हासिल क्या करना है। तो एक करियर पाथ आपको देखना पड़ता है लॉन्ग टर्म। ये को बहुत कम लोग बताने वाले हैं। पेरेंट्स अमूमन अपने प्यार में उनको गलत बातें बता देते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली एक पेरेंट को पूछता हूँ कि अगर आपका बच्चा बीमार होता है तो आप क्या करते हैं, तो बोलते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्यों आप खुद नहीं दवाई देते? बोले मेरे को नॉलेज नहीं है। तो आपको करियर की क्या नॉलेज है कि आप करियर की सारी उनको नॉलेज दे रहे हैं? बिल्कुल। आप क्यों नहीं करियर काउंसलर के पास जाते हैं? तो करियर पाथ एक मालूम होना चाहिए और बच्चे की अंदर की अंदरूनी चाहत के साथ मैच करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परसेंटेज, आई थिंक इट्स मोर देन 70% लोग अगर एक आप पोल लेते हैं तो वो अपने काम में खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको वो काम मिल गया और वो कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं। तो आप अपने करियर को ऐसा चुनें कि टर्न योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन। जो एक चीज़ आप एंजॉय करते हैं वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो प्रोफेशन फिर काम तो है ही नहीं। ब्रिगेडियर साहब, तो युवा क्या इस प्रकार के प्रश्न करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ, जी। और मैं ये समझता हूँ कि आज उनको कुछ 20-30-40% ऐसे लोग हैं जो बहुत सीरियसली सोचते हैं कि उनको क्या ज़िंदगी में पाना है। पर ज़्यादातर लोग हैं जो कॉपी करते हैं कि देखो उसने वो कंपनी ज्वाइन की तो वो मर्सिडीज कार चलाता है तो मेरे को वो करना है। जी बिल्कुल। मतलब उनको कॉपी करते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, उसको जो सूट करता था वो आपको नहीं करेगा। 2 भाइयों को, 2 बहनों को नहीं सूट करता है। कोई कुछ करना चाहता है, कोई किसी चीज़ में योग्यता ज़्यादा है, किसी में कम है। तो आपको 3 चीज़ें देखनी है। आपको क्या करना अच्छा लगता है, किस चीज़ में मज़ा आता है। दूसरा है कि आपकी योग्यता क्या है, कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हो और अच्छा हो सकता हूँ क्योंकि उसमें मेरी रुचि है। सो व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट आई लव डूइंग। और तीसरा है कि इसमें पैसा क्या मिलेगा, बिकॉज आप करियर बना रहे हैं ना। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़, मेरे को मच्छर मारने बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं और मेरा हिट रेट भी अच्छा है, मैं जितने मच्छर मारता हूँ मर जाते हैं, कोई पैसे तो नहीं देगा ना मेरे को, तो इसलिए वो मेरा करियर नहीं हो सकता है। बिल्कुल। पर अगर आज मैंने जब आर्मी छोड़ के जो मैंने करियर लिया, अब मेरे को उसमें इतना मज़ा आता है कि मैं दिन रात कहीं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, पैसा मिले ना मिले, क्योंकि मेरे को एक अंदर से एक चाहत है, माई पैशन। खुशी भी हो रही है। तो उसमें जो खुशी है, जो उसमें जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जो उसमें मज़ा आता है, वो बहुमूल्य है। वो उसका कोई मूल्य नहीं है और वो आपको $1 मिलियन नहीं दे सकते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, ये सब सारी चीज़ें जो है, इसके आधार पर जो नया भारत बन रहा है, ये बनते हुए हम देख रहे हैं।
हाँ, सो ये गंभीर बात है कुछ थोड़ा। चीज़ें जो हो रही हैं, आज की जो जनरेशन है उनमें बहुत खूबियाँ भी हैं। जी जी हम कई बारी उनके जो हमारे विचारधारा से जो चीज़ें हमको लगता है ठीक नहीं है, आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आज का बच्चा बहुत तेज़ है समझने में, क्विक ऑन द अपटेक, इंटेलिजेंट ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी नॉलेज बहुत है, वो कहीं फंस रहा है जिसमें कि बहुत नॉलेज है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो Confused हो फोकस रहा नहीं कर रहा है, वो कंफ्यूज हो गया है। तो जो मेरा एक ज़िंदगी अनप्लग्ड करके एक पॉडकास्ट है जिसमें 48 एपिसोड में मैंने यही चीज़ों का वर्णन किया है। हमने स्टार्ट ही वहाँ से किया था। फर्स्ट एपिसोड वाज लॉस्ट एंड लुकिंग फॉर डायरेक्शन, कि आदमी गुम है। वो मतलब आज की डेट में मेरे पास कम से कम 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी कोचिंग ले रहे हैं कि हम अपने करियर में करें क्या। ये करने को दिल करता है, लेकिन ये भी करने को दिल करता है, समझ नहीं आ रही ये करें कि ये करें। ठीक है, अब इस चीज़ में जब वो गुम हो जाते हैं तो उनको थोड़ी मदद चाहिए कि कोई उनको बाहर का आदमी ये बता सके कि आपको ये करने से क्या फ़ायदा है और ये करने से क्या फ़ायदा है, ताकि आप उसको भविष्य के लेंस से देख सकें और फिर वो चीज़ करें जो आपको लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगी। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि आज के बच्चे काफ़ी समझदार हो गए हैं। कुछ जो इस चीज़ को समझ जाते हैं वो अपना करियर संभाल लेते हैं जी। और बाकी लोग बहुत फंस जाते हैं। और आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स की या अपने टीचर्स की रिकमेंडेड दबाव में एक करियर चुन लिया। 3-4 तो एग्जाम्पल अभी रीसेंट है मेरे पास, कि एक लड़की ने बोला कि मैं शुरू से ड्राइंग में बहुत अच्छी थी और मेरे को स्कूल से बोलता गया कि तुम आर्किटेक्ट बनोगी क्योंकि ड्राइंग अच्छी है। एक लड़का मैथ्स में बड़ा अच्छा था तो उसको बोला कि तुम तो सीए बनोगे, और वो ना सीए बन के खुश था, वो ना आर्किटेक्ट बन के। दोनों बाद में कुछ अपना करियर चेंज किया उन्होंने, क्योंकि वो दबाव में आके कर तो लिया उन्होंने। ब्रिगेडियर साहब, दुनिया बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, तो दुनिया के माहौल में जो हमारे युवा हैं वो किस प्रकार इस प्रतिस्पर्धा को कम्पीट कर रहे हैं वर्तमान दौर में? मेरे को तो लगता है कि क्योंकि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो रोबोज वगैरह आ गए हैं, तो जैसे कि 63% जॉब्स ही नहीं। आपको पता है कि आप जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आज से 40 साल पहले कोई नहीं बोल सकता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, नहीं बोल सकते थे ना, ऐसे ही नहीं पता है। तो 3 चीज़ें मैं बोलता हूँ जो आज के बच्चे जो चीज़ समझ रहे हैं और उसके ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं, वो सफलता पा रहे हैं। एक है इमेजिनेशन, अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, इमेजिनेशन, दूसरा इनोवेशन, तीसरा क्रिएटिविटी। ये तीन चीज जो है वो युवाओं के लिए बेहद जरूरी है, और हम दुनिया के युवाओं के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में भी कम्पीट कर रहे हैं। भारत बदल रहा है, अभिनव भारत बन रहा है, नया भारत बन रहा है, नव भारत बन रहा है। ऐसे ही विषय के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। हमारे बीच में ब्रिगेडियर साहब आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विषय को लेकर के हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।